नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी से, और साथ ही आगे ग्राउंडनट फ्यूचर्स पर बात करने के लिए वीरेंद्र वकील साहब होंगे। उनसे भी बात करेंगे कि क्या है उस फ्यूचर्स के फायदे। लेकिन चलिए सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं रुपए की। रुपए से बात करने से पहले आपको टॉप 10 खबरें दिखा लेते हैं कि आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो डॉलर करीब करीब 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है और सोना निचले लेवल से रिकवरी दिख रही है। चांदी की बात करें तो यहां पर भी हल्की तेजी दिख रही है। ईसीबी ने हालांकि ब्याज दरें बढ़ाई है और आगे भी ईसीबी की तरफ से संकेत दिए हैं कि महंगाई अगर इसी तरह से बनी रही तो आगे भी वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे। चांदी 72,300, लेकिन कल निचले लेवल से यहां पर भी रिकवरी दिखी थी। क्रूड कल अच्छी तेजी दिखी, 2% से ज्यादा की तेजी घरेलू बाजार में, 3.5% तक की देखी। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी दिखी थी। चीन के जो नंबर्स है रिफाइनरी के, वो सेकेंड हाईएस्ट है मई के महीने में। उससे उम्मीद जगी है कि जो सेकेंड हाफ होगा चीन को लेकर, वो डिमांड वहां पर ज्यादा बेहतर रह सकती है। नेचुरल गैस कल जबरदस्त तेजी, 8% से ज्यादा का उछाल, और आज 210 के आसपास एमसीएक्स पर ट्रेड हो रहा है। कॉपर की बात करें तो एलएमई का स्टॉक एक महीने में सबसे कम है, लेकिन आज तेजी का रुख यहां पर दिख रहा है। बाकी मेटल में ज्यादा तेजी है। जिंक एल्युमिनियम करीब करीब 0.5% ऊपर है। एग्री मार्केट में जीरे में हल्की मुनाफा वसूली है, 49,000 के नीचे अब भाव है, लेकिन हल्दी अभी भी तेज है। धनिया की बात करें तो सुचाल है 6,200 के करीब, कैस्टर 5,800 के ऊपर हल्की तेजी है, और ग्वारसीड और ग्वारगम में तेजी है। ग्वारगम फिर से अब 10,000 के करीब पहुंच चुका है और 5,200 के करीब ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए रुपए की एक चाल देख लेते हैं, क्योंकि रुपया 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है। $1 का भाव 81 रुपए 90 पैसे हो चुका है। आज 0.25% से ज्यादा की मजबूती दिख रही है, और वजह यह है कि डॉलर इंडेक्स भी 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है। इसके अलावा एफटीएसई की जो फुटसी की जो रीबैलेंसिंग हुई थी, उससे अब इनफ्लो की उम्मीद है, तो उसका एक फायदा मिल रहा है। साथ ही जिस तरह की इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं घरेलू फ्रंट पर, वो काफी इंकरेजिंग है, वो रुपए को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही घरेलू इक्विटी मार्केट में लगातार एफआईआईज की खरीदारी बनी हुई है, ये रुपए के लिए सपोर्टिव है। अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे रुपए को लेकर ही होगा। क्या लग रहा है, रुपए की जो ये मजबूती दिख रही है, ये मजबूती आगे भी टिकेगी? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। जी देखिए, जून के महीने में अगले 2 हफ्तों में मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये टिकाऊ रहेगी रुपए के लिए। जनरली हम देख रहे हैं कि पिछले 8 महीनों से 81 और 83 का जो एक दायरा बना हुआ है, उस दायरे में बीच बीच में जैसे फॉर एग्जांपल मई का महीना था तो हमने 82, 40, 50 के ऊपर के लेवल देखे थे, तो बाय ऑन डिप एक स्ट्रैटेजी बन के चल रही थी। उसी तरह से जून में कहीं ना कहीं सेलोन रैलीज की एक रणनीति होती है, यानी रैलीज दिखेंगी लेकिन उस पर आप बेच के चलिए, यानी एक लोअर रेंज में या निचले दायरे में हम रुपए को ट्रेड करता हुआ, डॉलर रुपए को ट्रेड करता हुआ देखेंगे। अब ये दायरा जो होगा वो 82, 35, 40 अपसाइड और 81, 60 से 50 लोअर साइड रहने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ कि अब भी थोड़ा स्कोप बाकी है 81, 60 से 50 जाने के लिए, यानी 0.4 से 0.5% की और जो एक अपसाइड मूव है हमें रुपए में देखने मिल सकता है। थोड़ी और मजबूती रुपए में दिख सकती है डॉलर के मुकाबले, ऐसा मानते हैं। चलिए, लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर की चाल देख लेते हैं। चांदी आज हल्की तेजी है, कल लेकिन गोल्ड में जबरदस्त रिकवरी दिखी थी, चांदी में भी रिकवरी दिखी थी। हालांकि आखिर में 500 रुपए गिरकर बंद हुआ था, लेकिन इंट्राडे में चांदी 2,000 रुपए तक फिसल गई थी। ये जतिन, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर की जो रिकवरी आई है, क्या ये टिकाऊ है और क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए? विश्व मोहन जी, जिस तरह से देखिए मार्केट का रिएक्शन रहा है, मेरा ये मानना है कि गोल्ड और सिल्वर का जो टेम्परेरी बॉटम जो है वो फॉर्मेशन हो चुका होगा। फेडरल मीटिंग के दौरान जब भी मार्केट के रिएक्शन जो रहते हैं थोड़े से नेगेटिव आ जाते हैं, क्योंकि हॉकिश कमेंट्री कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो सीपीआई डेटा है इम्पोर्टेंटली वो नीचे की तरफ ट्रेंड में है, और हम कहीं ना कहीं आगे चलते हुए एक पीक जो है वो इंटरेस्ट रेट साइकिल के पीक के आसपास है। वो चाहे एक आधा हाइक और आ जाए या 2 हाइक आ जाए, लेकिन अब पिछले 1 साल से जो पीक जो इंटरेस्ट रेट हाइक चल रही थी उसमें अब ऑलमोस्ट हम पीक के आसपास होंगे। ये जो रेट पॉज होना है, जो रेट पॉज किया है, ये एक इंडिकेशन है कि आगे चल के ये पीक आउट हो जाएगा इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो। इसके कारण से आपको डॉलर इंडेक्स के ऊपर ऑलरेडी प्राइस एक्शन जो है वो बेरिश बेस का जो है वो हावी होते हुए देखने मिल रहा है, बुल्स के ऊपर पोजीशनिंग जो है वो।
इसके चलते हुए गोल्ड और सिल्वर और अन्य जो भी कमोडिटीज हैं जो डायरेक्टली कमोडिटी डॉलर इंडेक्स से विपरीत चलती हैं, तो ये सभी में आपको तेजी जो है वो देखने मिलेगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर रह सकता है मार्केट जो है वो गोल्ड और सिल्वर का, लेकिन ब्रॉडली मेरा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है पॉजिटिविटी का। डे ट्रेडिंग पर्पज से देखने जाएंगे तो बाइंग की सलाह रहेगी मेरी, सोना खरीद के चलना है। 59,250 59,280 के आसपास मिलता है तब बाय कीजिए। 59,000 नीचे स्टॉप लॉस रखें और 59,700 से 800 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर ये व्यू पॉइंट रहेगा कि वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे आपको नीचे में, लेकिन 58,000 के लेवल्स जो है वो ब्रीच होते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ इमीडिएट बेसिस पर, क्योंकि कॉमेक्स पर हम देख ले तो 1940 एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ रहेगा और 2000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना हुआ रहेगा गोल्ड के। जी विशाल। ओके, चलिए, लेकिन खरीदारी की सलाह जतिन की तरफ से एक कॉल है गोल्ड को लेकर 59,240 से 59,285 के लेवल पे आप खरीदें, 59,725 के टारगेट के लिए 59,000 का यहां पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जतिन जी की तरफ से गोल्ड खरीदने की सलाह है। अमित, अब आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर आपकी कॉल क्या है? ये देखिए काफी सिमिलर कॉल है, मैं भी बाइंग प्रेफर करूंगा। जैसे आपके ही चैनल पे पिछले कुछ हफ्तों में मैंने बताया था कि 1920 से 1930 डॉलर तक जाता हुआ दिखता है शॉर्ट टर्म बेसिस, लेकिन फिलहाल वो एक मजबूत सपोर्ट है, वहां से हमने काफी एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। ऐसा लगता है कि एक इमीडिएट बॉटम इज इन प्लेस और एटलीस्ट आपको एक स्टॉप डिफाइन हो चुका है कि कल के लोज जब तक नहीं निकलेंगे तब तक डिप पे खरीदारी की जा सकती है। इंट्राडे यूरोपियन मार्केट ऑन होने के बाद मुझे लगता है हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर आ सकती है 59,100 से 150 के बीच, बट वहां पर मैं गोल्ड लेने की सलाह दूंगा। 59,600 के लक्ष्य होंगे और इस ट्रेड के लिए 58,850 का स्टॉप होगा। चांदी में भी सिमिलरली 70,000 से 70,500 के बीच काफी मजबूत सपोर्ट से कल मार्केट कहीं ना कहीं वहां से अच्छी खासी रिकवरी दिखा चुका है। मैं समझता हूँ हल्की सी गिरावट पे यानी 72,000 के करीब बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 71,500 का होगा और 72,800 के टारगेट। गोल्ड सिल्वर के बाद कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल कल अच्छी तेजी दिखी थी जतिन जी, लेकिन आज दायरे में है, हल्की नरमी है यहाँ पर। क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या करना चाहिए करंट लेवल पर, और ऑप्शन में जिस तरह का ट्रैक्शन दिख रहा है, अगर ऑप्शन में अगर कुछ सलाह हो तो वो भी दे दीजिए। विश्व जी देखिए, क्रूड के अंदर मार्केट जो है वो अच्छी खासी रैली जो है मुझे लग रहा है और कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आपको दिखा है। 5750 5800 के बीच के जो लेवल्स हैं एमसीएक्स पर वो मुझे सपोर्टिव लग रहे हैं इंट्राडे के लिए। सो यहाँ से आपको 15-20 पॉइंट का और थोड़ा सा डिप मिल जाता है तो वहां पे आप एंट्री करके चल सकते हैं। जिस तरह से कल मार्केट ने रिएक्शन दिया था चाइनीज इकोनॉमी का पॉजिटिविटी के इंडस्ट्रियल आउटपुट के डेटा के कारण, मुझे लग रहा है क्रूड का मार्केट थोड़ा सा और ऊपर यहाँ से आ सकता है। पिछले 3-4 महीने से मैं डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट पे बना हुआ हूँ कि क्रूड का मार्केट ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक रेंज के अंदर बना हुआ है, जहाँ पर मार्केट जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली दिखाता है। जब भी 5500 के आसपास प्राइसेस होते हैं तभी आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और बाइंग साइड का, और 6000 से लेके 6100 एक स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस भी बना हुआ है उसके अंदर। सो इस रेंज के अंदर ही आपको देखने मिलेगा और अभी हम फिलहाल धीरे धीरे हायर साइड की तरफ जा रहे हैं, हायर रेंज की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्राइस जो है आपको 5900 5950 तरफ लेके जाके हुए देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तरुण, क्रूड को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? तरुण जी, आपसे मेरा सवाल था कच्चे तेल को लेकर क्या सलाह देंगे आप? या हाय मॉर्निंग। आई थिंक जैसा कि अभी मेरे कॉलीग ने कहा, सेम व्यू है मेरा भी। डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो 5500 5600 से मार्केट में बाइंग आ रहा है। साइमल्टेनियसली हमने देखा 6000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाते हैं। 6000 6100 से मार्केट के अंदर हम सेलिंग भी इमर्ज होते हुए देख रहे हैं। आई थिंक जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशनरी कंसर्न है तो आई थिंक मच अपसाइड भी देखने को नहीं मिलेगी जब तक कि सब्सटेंशियल कट नहीं होता है प्रोडक्शन ऑफ बाई ओपेक अलाइज के द्वारा। तो प्रॉब्ली अभी जिस तरीके से सेंटीमेंट ड्राइव हुआ है लास्ट 2-3 डेज बैक हमने देखा 5500 के नीचे से आसपास से बाइंग आई है। डेट विल कंटिन्यू एंड ग्रेजुअली 5900 से 6000 के आसपास प्राइस आ सकते हैं बिफोर टॉपिंग आउट। जो करंट भाव है कच्चे तेल का, यहाँ पर क्या आप सलाह दे रहे हैं, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? 5820 का लेवल है, इस भाव पे खरीदें या बेचें?
अमित जी। हाँ जी। जी, देखिए शॉर्ट टर्म बेसिस दोनों सेंट्रल बैंक्स के मीटिंग के बाद, इनफैक्ट आज बीओजे की मीटिंग के बाद भी कहीं ना कहीं एक रिस्क ऑन काइंड ऑफ सेंटिमेंट बना हुआ है, जहां ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स और रिस्कियर एसेट्स में हमें तेजी दिखाई दे रही है। चीन के जो आंकड़े आए थे, जहां पर उनका इंपोर्ट जो हुआ है वो बेहतर हुआ है। एनबीएस के जो आंकड़े थे 14.6 मिलियन बैरल्स मई में जो एक इंपोर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव है। सेकेंडली, डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट है, शॉर्ट टर्म सपोर्टिव है। एट द सेम टाइम चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आए हैं या फिर रिटेल सेल्स के डेटा हैं, वो इतने बेहतर नहीं रहे हैं। तो काफी मिक्स सेंटिमेंट है क्रूड में। फिलहाल मोमेंटम जो है अपसाइड है, इसलिए मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। लेकिन मैं भी तरुण जी के साथ सहमत हूँ कि अपसाइड जो होगा लिमिटेड होगा। टारगेट 5880 का लेके चला सकता है, और इस ट्रेड के लिए 5640 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। ओके, यानी खरीदने की सलाह, लेकिन जो अपसाइड है वो लिमिटेड है। दोनों एक्सपर्ट्स की सलाह है। चलिए बेस मेटल्स की चाल देखते हैं। जिंक की तेजी अब बढ़ती जा रही है, 225 के आसपास अब एमसीएक्स पर जिंक पहुंच चुका है, 1% ऊपर। एल्युमिनियम आधे % से ज्यादा की तेजी, 206 के करीब। कॉपर 737 के ऊपर। तरुण जी, क्या लग रहा है मेटल में, कोई टॉपिक आज के लिए? आई थिंक मैं वेट करना प्रेफर करूंगा। कॉपर मेक और ब्रेक लेवल पे पहुंच चुका है। अगर आज का क्लोजिंग 738 के ऊपर होता है तो प्रॉब्ली हो सकता है कि बाय सेटअप विल इमर्ज एंड कॉपर में फर्दर हम रैली आते हुए देख रहे हैं। और इनकेस अगर 730 के ऊपर 38 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है तो वंस अगेन यहाँ से प्राइस में हम करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। तो मैं एक्चुअली वेट एंड वॉच करना प्रेफर करूंगा आज और 1-2 दिन के लिए। वंस वी हैव अ क्लियर ट्रिगर की ऊपर की तरफ बाय सिग्नल आता है या वंस अगेन वो साइड में ही रहता है, देन अकॉर्डिंगली वी विल प्रेफर टू टेक अ पोजीशन। आपकी टॉपिक क्या होगी जतिन? आप क्या सलाह देंगे बेस मेटल्स में आज? विश्व जी, वैसे देखिए इंडिविजुअल कमोडिटी के हिसाब से बेस मेटल के अंदर कॉपर में प्रेफर करूंगा और जिंक प्रेफर करूंगा। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से मुझे बखूबी याद है कि हमने हमारे दर्शकों को एक बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट दिया था, जिसके अंदर स्प्रेड कॉल दिया था जो था जिंक बाय एल्यूमिनियम सेल। तभी दोनों ही के रेट जो है 205 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे थे, जिंक और एल्यूमिनियम के। और आज के दिन में आप देख रहे हो कि जिंक की प्राइस 224 के आसपास है और एल्यूमिनियम की प्राइस 205 वहीं के वहीं है। तो ये जो स्प्रेड है वो परफेक्ट पोजीशन रहा है प्रॉफिट के हिसाब से। आज वो जो न्यूट्रल स्प्रेड पे था, आज वो 20 रुपए के स्प्रेड पे खड़ा है यहाँ पे। मतलब मोटा मोटी एक लॉट के ऊपर जो ट्रेड बिठाया होगा उसमें 20 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, जिसने भी मेरा कॉल को फॉलो किया है पिछले 2-3 हफ्ते से, मैं लगातार बार बार यही बोल रहा था कि जिंक बाय एल्यूमिनियम सेल परफेक्ट हेज था ये। और अभी जो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से लेना है बेट 1 से 2 दिनों के हिसाब से, तो कॉपर के अंदर बाय करके चल सकते हैं। 735 733 के रेंज में बाय करके चलिए 742 के टारगेट्स के लिए, और 728 का स्टॉप लॉस रहेंगे के लिए खरीदे। अमित जी, आप बताइए कोई बेस मेटल्स में एक टॉपिक ये आज दिन के लिए? जी, मैं भी कॉपर प्रेफर करूंगा। चीन में जो स्टिमुलस के मेजर्स लिए गए हैं, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इंटरेस्ट रेट्स 0.1% से कम की गई है, सेंटिमेंटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है कॉपर को। और हम देख भी रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर आ रही हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस 734 के आसपास बाइंग की सलाह होगी, 730 का एक स्टॉप होगा, और 742 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। नेचुरल गैस में क्या टारगेट था? अमित जी, आपने कॉल तो भेजी है, टारगेट बता दीजिए क्या है नेचुरल गैस की। अमित जी, आपसे सवाल है। जी 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 जी, देखिए नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म जो पैटर्न्स हैं, वेदर पैटर्न्स है यूएस में, वो टेक्सास में खास करके सजेस्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल से ज्यादा गर्मी हो सकती है, जिससे एयर कंडीशनिंग यूज बढ़ सकती है। मैं समझता हूँ बाइंग की जा सकती है नेचुरल गैस में 205 के आसपास। टारगेट जो होगा वो 220 का होगा, और 197 का इस ट्रेड के लिए स्टॉप होगा। हालांकि ये जरूर कहूंगा कि 225 के ऊपर अगर प्राइसेस नहीं जाती तो टेक्निकल रेजिस्टेंस है जहां पर, तो वहां से दोबारा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। तो इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना जरूरी होगा। चलिए एक और अपडेट आपको दे देता हूं गोल्ड बॉन्ड को लेकर। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 19 जून को फिर से खुलने वाला है, और 19 जून को खुलेगा गोल्ड बॉन्ड, यानी सोमवार से खुलेगा, और 23 जून को बंद होगा, यानी उस अगले हफ्ते आपको गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका मिलेगा। और आखिर के जो 3 दिन के जो औसत प्राइस होते हैं इब्जा के, उसके आधार पर गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस तय होता है।
वो आज शाम तक ये इशू प्राइस तय कर जाएगा। खरीदना कैसे है ये आपको बता दो, तो बैंक्स, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। न्यूनतम कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलो खरीद सकते हैं। ट्रस्ट के लिए जो अधिकतम खरीद की सीमा है वो 20 किलोग्राम है। इसका फायदा ये है कि सालाना आपको 2.5% ब्याज मिलता है, जो गोल्ड के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है और जीएसटी के दायरे में नहीं है। फिजिकल गोल्ड की तरह आपको स्टोरेज कॉस्ट की भी चिंता नहीं। तो एक अहम अपडेट आपके लिए। चलिए एग्री मार्केट का रुख करते हैं। तरुण जी बताइए, एग्री मार्केट में स्पाइसेस में क्या हो रहा है? हल्दी खासकर जबरदस्त रैली के मूड में है अब। आई थिंक 1.5 months बैक हमने बोला भी था कि टर्मरिक का ऐसा काउंटर है, फेयर वैल्यू पे काफी कम है, नीचे है। देखिए ये एक ऐसा क्रॉप है 8 से महीने में होता है, खरीफ में प्लांटिंग होती है, लेकिन रबी के टेन्योर में रबी की क्रॉप के साथ ही इसका हार्वेस्टिंग होता है। मॉनसून जो अनसर्टेनिटी है कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रीमिया ऐड कर रही है, एंड दैट्स द वन ऑफ द की रीजन इसके अंदर हमने रैली आते हुए देखा है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड मेरे को ऐसा लगता है कि 10,000 से 12,000 के प्राइस भी आ सकते हैं बाय द ईयर एंड। का जतिन आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को बेहतरीन अपनी राय दी और ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक अहम अपडेट दे देते हैं। वो है तेल तिलहन इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से वीरेंद्र वकील साहब भी हैं। इंडस्ट्री के सबसे पुराने एक्सपर्ट्स में से एक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि तेल जो अगले हफ्ते तिलहन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर आने वाली है। एक एनसीडीएक्स पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, वो है ग्राउंड नट फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है। इससे पूरे वैल्यू चेन, चाहे वो किसान हो, कारोबारी हो, प्रोसेसर्स हो, मिलर्स हो, सबके लिए अच्छी खबर है। उनके पास एक टूल्स होगा जिसके जरिए वो अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। वीरेंद्र सर, अब आपसे मेरा सवाल होगा, करीब 13 बाद 2010 में ट्रेडिंग बंद हो गई थी ग्राउंडनट फ्यूचर्स की, वापस से इसे रीलॉन्च किया जा रहा है अगले हफ्ते। क्या लग रहा है, कैसे इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के? प्रोग्राम के लिए अभी मैं दिन जूनागढ़ में था और करीबन 100 प्रोसेसर को मैं मिला, अलग अलग जो ग्राउंडनट प्रोसेसर है, ऑयल मिलर है, पेकर है, टिनर है। और जो इवेंट जो रही 2 दिन की, वो काफ़ी इसमें बहुत से लोग आए थे, बहुत क्वेश्चंस भी हुए। ये ज़रूरत इसलिए है कि ये दोनों साइड इसमें रिस्क की भाषा में अगर बात करें तो इसमें प्राइस रिस्क मैनेजमेंट की भी अहमियत है और खास करके सप्लाई साइड रिस्क की भी अहमियत है, क्योंकि इसकी क्रॉप काफ़ी वोलेटाइल रहती है। कभी 20 लाख, कभी 40 लाख, इतना वेरिएशन रहता है। और ये एक्सपोर्ट्स इसका पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा रहा है, सिंग तेल का जो इसका ऑयल है उसका। तो इसकी जो एक है उसकी भी काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स रहती है, वियतनाम, कोरिया, ताइवान। तो इसमें बहुत से स्कोप और ज़रूरत भी है इसकी। सर, आपने बात की जिस तरह के वेरिएशन इसके क्रॉप साइज में देखने को मिलती है, ग्लोबल लिंकेजेज है, ऐसे में रिस्क तो बहुत सारे रहते हैं। और दूसरी तरफ हम देख ही रहे हैं कि हमारे पास और कोई तिलहन वायदा यहाँ पर है नहीं जिसमें ट्रेडिंग हो। सरसों बंद हो गया, सोया पैक्स में ट्रेड नहीं हो रहा है। तो क्या कैसे कारोबारी कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? एक केस स्टडी के जरिए अगर बताएं, अगर जिनके पास स्टॉक है वो किस तरह से इसमें अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, फ्यूचर्स के जरिए अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। और जो लोग फ्यूचर्स में मतलब आगे जाकर अगर स्टॉक खरीदने वाले हैं वो कैसे भाव को लॉक कर सकते हैं? इसमें सीड की काफी वैरायटी रहती है, जैसे G20, G24, TJ37, ऐसे अलग अलग। तो इसको अभी तो जो डिजाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट का, वो एक तौर पे जेनरिक काइंड ऑफ है, 70-30 उतारा के बेसिस पे, जिसमें 140 का उतारा, ऐसा जो कन्वेंशनल जार्गन में जिसको बोलते हैं। तो इनिशियली जब तक इसमें इवोल्यूशन प्रॉपर न हो जाए, 1-2 डिलीवरी साइकिल के बाद ये थोड़ा मैच्योर होगा, बट इनिशियली इसको एज ए केस सेटल टूल हम प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात की मुझे याद आ रही है कि बहुत सालों पहले मूंगफली का वायदा ओपन आउटराई के जरिए 1960-70 के दशक में चल रहा था और काफ़ी वाइब्रेंट था वो।
और चाइना में भी अभी लास्ट ईयर से मूंगफली का फायदा शुरू हुआ है और वहाँ भी ट्रैक्शन आ रहा है। तो इनिशियली कोई बेस नहीं है, तो एटलीस्ट प्राइस बिहेवियर के तौर पे हम चाइना फ्यूचर्स को वॉच करके यहाँ कुछ डिसीजन ले सकते हैं। कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन बीरेंद्र सर आपको भी अनुभव है, क्या हमारे पास मौका है एक बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट इसको बनाने का ग्राउंडनट फ्यूचर्स को? यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसका क्वालिटी ग्रेडिंग स्पेक्ट्रम काफी लंबा है, तो ऐसे कोई भी मार्केट में बेसिस ट्रेडिंग होता ही है। अभी भी जो ओटीसी मार्केट इसके चल रहे हैं उसमें लोकेशनल बेसिस होता है, मीन्स जामनगर टू धोराजी या धोराजी टू मानावदर या मानावदर टू जूनागढ़, या इवन साउथ के सेंटर है या नॉर्थ के सेंटर है, या जैसे बीकानेर टू जूनागढ़। तो ये एक कोई कॉमन बेंचमार्क अगर मिलेगा तो उसके बेसिस पे उसके बेंचमार्क के तौर पे बेसिस ट्रेडिंग काफी डेवलप हो सकता है। जैसे कॉटन में आप देखो तो न्यूयॉर्क अमेरिका विश्व का सिर्फ 14% कॉटन बनाता है, बट एज ए बेंचमार्क पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है आइस कॉटन को, और उसके बेसिस पे उसके बेंचमार्क के बेसिस पे लोकेशन ओरिजिन डेस्टिनेशन बेसिस तय होता है। तो ये काम ग्राउंडनट ऑयल ग्राउंडनट सीड का ये कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकता है। बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट उम्मीद करते हैं जब ये लॉन्च हो जाए और कुछ ही वक्त में ये एक बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर साबित हो। लेकिन सर अब ग्लोबल लिंकेजेस काफ़ी है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। आपने कहा कि चाइना में जब ट्रेडिंग हो भी रही है, बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी है, हम एक्सपोर्टर भी हैं, ऐसे में कौन कौन से ऐसे ग्लोबल फैक्टर्स है जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है? जो फिलहाल तो हम वेदर पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये काफी पानी सेंसिटिव काफी रहता है इसमें, क्योंकि उसको नियमित रूप से पानी चाहिए, कम से कम 3 बारिश चाहिए। अगर छोटी ग्राउंडनट है तो मिनिमम 2 बारिश और कुछ इरिगेशन से आप काम चला सकते हो, जो छोटा क्रॉप है। यहाँ मेन सेंटर राजस्थान रखा गया है और गोंडल सेंटर जो है वो सेकंड सेंटर है, जिसमें 250 रुपया प्रीमियम मिलेगा। अभी देखते हैं कि इनिशियली इसकी लिक्विडिटी कैसे आती है, ओआई कैसे बिल्टअप होता है। नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 महीने में इनिशियल जो रिलक्टेंस आता है फर्स्ट 5-10 दिन में, फिर धीरे धीरे लिक्विडिटी आने लगती है। अगर ये 3 कॉन्ट्रैक्ट इसके अच्छी लिक्विडिटी से, बेर मिनिमम लिक्विडिटी से चले जाएंगे तो फिर ये स्टेबल हो जाना चाहिए। जरूरत तो इसकी है, और ये मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सामुदायिक कलेक्टिव एफर्ट्स अगर इसमें लगेंगे पार्टिसिपेंट ऑल स्टेक होल्डर्स के, तो ये चलेगा। एफर्ट्स होगा तो ये बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट साबित होगा। इन सबके एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि एक कॉन्ट्रैक्ट हो और आने वाले समय में एक बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भी ग्राउंडनट फ्यूचर्स को देखा जाए। सर अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे एफपीओज की भी मांग थी, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन भी है, क्योंकि बाकी खाने के तेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसे में ग्राउंडनट का फ्यूचर्स आ रहा है, तो वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और किन किन खबरों पर उनको नजर रखनी चाहिए? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पब्लिक मार्केट जिसको कहेंगे ग्राउंडनट केक, उसका पिछले 2-3 महीनों में उसका काफी अहमियत रहा है ग्लोबली, और खास करके चाइना स्विंग प्लेयर बन गया है, सबसे बड़ा एक्टिव इंपोर्टर है और इंडिया से काफी माल ले रहा है। और ग्लोबली भी वो मूंगफली का काफी बड़ा प्रोड्यूसर है। तो सबसे पहले तो चाइना का इन जनरल तिलहन मार्केट, फिर चाइना में क्रॉप की फसल की क्या स्थिति है, फिर अर्जेंटीना में, अमेरिका में टेक्सास में फसल की क्या स्थिति है, वो देखना चाहिए। हमारे अगले 3 महीने वेदर के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे, और सोइंग प्रेफरेंस अभी जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाई है, तो ये साल शायद मूंगफली की सोइंग की और भी अच्छा झुकाव रहेगा। अभी मैं जो 2 दिन सौराष्ट्र गया था और काफी कुछ मिलर से फार्मर से मिलना हुआ, तो ऐसा हुआ। ओके,
शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को पूरा समझाया कि जो ग्राउंडनट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो एनसीडीएक्स पर आ रहा है उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसका दायरा बढ़ा सकते हैं, किन किन खबरों का इस कॉन्ट्रैक्ट पर असर होता है और कैसे अपने रिस्क को कम कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। लेकिन कोशिश यही होगी जो लार्जर पार्टिसिपेशन हो, जितने भी वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हो, सब इसमें अपनी हिस्सेदारी लें। तो इसी नोट पर इस खास पेशकश को समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर। नमस्कार।